हमारी जो सोल जर्नी है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोअर सोल लेवल पे रहते हैं तो आपको पता है कि हम भीड़ के साथ जुड़े रहते हैं, क्राउड के साथ जुड़े रहते हैं। आपने नोट किया है ना? जॉब करते हैं या अपने फैमिली में, रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, सोसाइटी में, सोशल एक्टिविटी में हम भीड़ के साथ रहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड होलनेस। आप लिख सकते हो, होलनेस का मतलब हम सब के साथ जुड़े, दुनियादारी के साथ, उसको होलनेस कहते हैं। तो हम इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल होलनेस में रहते, दुनियादारी से, पॉलिटिशियन से, लोअर सोल से, अपर सोल से, सबके साथ जुड़े। उसके बाद जब हम मैच्योर सोल लेवल पे आते हैं तो हम वन में आते हैं। वन मतलब सेल्फ में आते हैं, खुद के साथ आते हैं। वन के बाद आता है ये होलिस्टिक, जहाँ पे आज आप ये रिट्रीट सीख रहे हो कि अब हमें फिल्टर करना होता है कि होलनेस के बाद जब हम वन में रहे तो हमें समझ में आना कि किस लोगों के साथ रिश्ता रखना है, किन के साथ नहीं रखना है। हम कॉर्ड कटिंग सीख लेते हैं, हम फिल्टर कर देते हैं कि करोड़ों लोगों में से अब हमें सिर्फ 100-200 लोग ही चाहिए। तो ये हम होलिस्टिक में सीखते हैं करके। उसके बाद हम वननेस में आते हैं। वननेस में मतलब सबके साथ एकमय हो जाते हैं, एक हार्मोनी में आ जाते हैं। अब समझ में आ जाता है। और लास्टली हम नथिंगनेस में आ जाते हैं, शून्य में आ जाते हैं, जिसमें हम गॉड के साथ वननेस में आ गए, एकमय हो गए गॉड गॉडेसेस के साथ। तो ये हमारी सीक्वेंस ऑफ सोल है कि किस तरह से आप एक एक लेवल जाते हो। तो होलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हमारी कोई भी एस्पेक्ट माइंड बॉडी सोल के एंगल से देखना। अगर सपोज आप इस पंखे को देखते हो तो पंखे का होलिस्टिक क्या होता है कि एक स्ट्रक्चरल पार्ट है पंखे का, इज इट राइट? एक बाहर से करंट आ रहा है, राइट? एक ये घूम रहा है, एक ये हवा दे रहा है, एक हम हवा खा रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं। तो ये देखो, ये होलिस्टिक हुआ कि नहीं? अब तक हम क्या अलग समझ रहे थे कि ये पंखा है, बस पंखा है, राइट? हम कभी ये नहीं सोचते कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट पास हो रहा है, तभी हम वो घूम रहा है ना, ऑसिलेट हो रहा है। अब उसकी जो गतिविधि है, इसको 1 पे रखना, 2 पे रखना, 3 पे रखना, ये चॉइस किसकी होती है? हमारी होती है। तो होलिस्टिक हीलिंग में ये चॉइस हमारी बनती है कि हमें किसी के साथ रिलेशन में स्लो जाना है, फास्ट जाना है, डीप में, गहराई में जाना है, सुपरफिशियल जाना है ना? हमें एलोपैथी की ट्रीटमेंट में कुछ ज़्यादा ही डीप में जाना है कि थोड़ी करनी है, थोड़ी हम और कोई हर्बल मेडिसिन करें, मेडिटेशन करें, हीलिंग करें। इज इट राइट? तो ये होलिस्टिक अप्रोच होता है करके, जहाँ पे एक ही जगह पे, एक ही सिचुएशन में, एक ही परिस्थिति में आप पूरे होलनेस की ट्रीटमेंट लेते हो, और इसलिए उसको होलिस्टिक कहते हैं। जब होलिस्टिक आता है तो डब्ल्यू गायब हो जाता है, जब होलनेस होता है तो डब्ल्यू रहता है। ये डिफरेंस देखा आपने? वोकेबल का डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली ये है। जब डब्ल्यू ओपन रहता है तो इसका मतलब पूरी दुनिया के साथ जुड़े पड़े हो, और जब डब्ल्यू गायब हो जाता है तो होलिस्टिक में आते हैं। सिर्फ एच का मतलब 2 डंडी होती है और उसका एक ब्रिज होता है, जो ग्राफोलॉजिकली हम समझाते हैं कि हमें उनसे ही कनेक्ट रहना है जिनके साथ हमें लगता है कि भाई हमारा लेवल ठीक है, वो भी खुश है, हम भी खुश है। अनवांटेडली हमें किसी को छेड़ना नहीं है, किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी। दैट इज एन होलिस्टिक अप्रोच। इज इट राइट? तो ये सीढ़ी है, होलिस्टिक का एच एक सीढ़ी है जहाँ पे नेक्स्ट टाइम हम वननेस में जाएंगे। हम डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि अभी तो हमने फिल्टर ही कहाँ किया है। इज इट ट्रू? तो हमें आज के बाद क्या है ना, कोई भी सिचुएशन को, परिस्थिति को ना 360 डिग्री से देखना है। ऐसा नहीं कि बस इसको इसी तरह से देखना है। ये चेयर है तो चेयर का होलिस्टिक क्या होगा कि इसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसका स्पेस कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ सपोर्ट वीक है, और जहाँ पे उसके अंदर स्पेस बिल्कुल ही नहीं है वो सख्त है, वो स्ट्रक्चर है जिसका हम सपोर्ट ले सकते हैं। तो हमें किसी भी इंसान को समझना है कि ये इंसान कहाँ तक हमें सपोर्ट कर सकता है।
ये दवाई कहाँ तक सपोर्ट कर सकती है, ये हीलिंग का कहाँ पे खाली जगह पे रोल है, जहाँ पे लगता है सपोर्ट नहीं मिल रहा मेडिकल सिस्टम का या कोई भी दवाई का, तो वहाँ पे हमें हवा का सहारा लेना पड़ेगा, मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जहाँ लगता है मैं इतना प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहा हूँ अभी भी मुझे काम नहीं आ रहा है, तो ईथर का जगह लेना पड़ेगा, ईथर एलिमेंट की हीलिंग लेनी पड़ेगी। दैट इज़ होलिस्टिक अप्रोच। अब तक तो कैसा है ना, हम किसी भी चीज़ को सिंगुलरली देखते हैं और उसका जो प्लस पॉइंट है और जो माइनस पॉइंट है ना, ये कभी हम जान ही नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको बर्ड व्यू में आना पड़ेगा। होलिस्टिक में जब हम बर्ड व्यू से ऊपर से तीनों डायमेंशन को देखते हैं, माइंड बॉडी सोल पे, तब समझ में आता है इसका हेल्प कितना होगा। अब कोई आपका पार्टनर सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, आप सोचोगे वो मुझे स्पिरिचुअली भी सपोर्ट करे, नहीं करेगा। वो करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसके पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो मे बी आपको किसी फ्रेंड से सहारा लेना पड़ेगा, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, या कोई मेंटर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एलिमेंट मिसिंग है उस आपके पार्टनर का। इज इट राइट? तो वो जो मिसिंग एलिमेंट है उसको होलिस्टिकली आपको हील करना है कि मैं इसकी हीलिंग करती हूँ, उसके बाद जो भी उसका वैक्यूम है, जो भी मिसिंग कंपोनेंट है, वो कहीं तो उसका रिप्लेस होगा कि नहीं। जैसे हम कोई पुराना मोबाइल लेके जाते हैं, हम कहते हैं भाई ये नहीं चल रहा है, वो कहते हैं ये मोबाइल बंद हो गया जी, अब तो ये मिलता नहीं, बहुत पुराना मॉडल है। हम कहेगा कुछ तो कंपोनेंट किसी का लग सकता है, तो कहता है हाँ वो 16 का एक कंपोनेंट है, वो शायद इसको फिट हो सकता है, तो वो उसको फिट कर देते हैं, हमें तो चलाने से मतलब होता है। तो दिस इज होलिस्टिक अप्रोच, कि जहाँ पे आपको लगता है ये मैं दवाई खा रहा हूँ डायबिटीज़ की, ये सिर्फ यूनिटी मेंटेन कर रहा है, मेरे अंदर का जो साइड इफेक्ट है, रेटाइनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, इसको ठीक नहीं कर सकता, तो उसके लिए साइकिक सर्जरी करो, उसके लिए हीलिंग करो, है ना। आपको लगता है ये जुविनल है तो उसका रिग्रेशन करो, आपको लगता है कि जेनेटिक है तो डीएनए रिग्रेशन करो। तो मतलब आपको होलिस्टिक में अब समझ में आएगा कि कहीं पे भी ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ उसका मिसिंग है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है, उसका अल्टरनेट ढूंढना है, उसका रिप्लेसमेंट किसी भी तरह से हमें कर देना है, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है। इज इट क्लियर? हम बॉम्बे में देखते हैं कि जहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग हैं ना, वो लोग ज़्यादा मेंटल काम नहीं करते, ज़्यादा स्पिरिचुअल काम नहीं करते, वो लोग फिजिकल लेवल पे थोड़ा काम करते हैं क्योंकि वो कंफर्ट में है महाराष्ट्र में। तो बॉम्बे की होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब लोग यूपी से आते हैं, गुजरात से आते हैं, केरला से आते हैं, साउथ से आते हैं, आपने देखा है अब्रॉड से भी लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी होलिस्टिक सिस्टम कंप्लीट करनी है। ये नहीं कि भाई ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, तो बॉम्बे कभी आगे नहीं जाएगा। इसलिए हम ऐसी जगह को कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं। आपने देखा है इन सिटी का नाम ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स भी सारे हैं, कहीं समुंदर भी है, पहाड़ भी है, हवा भी अच्छी है, पॉल्यूशन भी नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर एक्सट्रीम का भी नहीं है कि भाई ज़्यादा ही कोई गर्मी में, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है बॉम्बे में। तो एटमॉस्फेयर भी होलिस्टिक है, लोग भी हम होलिस्टिकली लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे रेयर है, और जहाँ रेयर है वहाँ पे प्रोग्रेस है। इज इट राइट? हम वेट नहीं करते कि भाई यही लोग कभी मेंटली कुछ हेल्प करें, कहीं स्पिरिचुअली करें, नहीं करते, पॉसिबल ही नहीं है। बड़े बड़े गुरु संत भी बॉम्बे में आते इवेंट्स करके चले जाते हैं, वो अपने ईथर एलिमेंट को कंप्लीट करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा ज़्यादा मिलता है। इज इट क्लियर? अब कैसा है, कोई एक आश्रम यहाँ चल रहा है और इस आश्रम को फाइनेंस नहीं मिल रहा है, तो ये मिसिंग कंपोनेंट हुआ कि नहीं। अब उसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो यहाँ का आश्रम डोनेशन बेस पे चले, ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के जो गुरु हैं वो अब्रॉड जाए, कोई इवेंट करे ताकि उनका फाइनेंस अच्छा हो और वो यहाँ पे मनी को प्रोवाइड करे। इज इट राइट? अब डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए कि नहीं आश्रम नहीं चल रहा है, कोई पैसा डोनेशन नहीं दे रहा है, गुरु ट्रैवल भी नहीं कर रहा है, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। सो हमें ना ये दिमाग लगाना है कि जो मेरे प्रॉब्लम है उसमें कौन सी डिग्री मिसिंग है, कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है, कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, उस एलिमेंट को कैसे भी करके आपको रिप्लेस करना है। इज इट क्लियर? हमारे इस न्यू जनरेशन को कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो अब्रॉड चले जाते कि नहीं। दे आर नॉट गोइंग टू वेट कि भाई यहाँ पे कोई सुख सुविधा हो, पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, सड़कें अच्छी हो जाए, प्लानिंग से चले सिटी, नहीं चलती है यहाँ पे। तो वॉट एवर इज मिसिंग, तो वो फिर यहाँ से निकल जाते हैं। बट अगर हम ऐसी सिचुएशन में हीलिंग करेंगे तो मे बी आने वाले जनरेशन को वो सब कुछ यही मिलेगा, सांस्कृतिक से लेके सब कुछ
डेवलपिंग, प्लानिंग, एवरीथिंग, फाइनेंस, एवरीथिंग यहाँ मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत पड़े। तो रिश्तों में भी कहीं मिसिंग है, फाइनेंस में कहीं मिसिंग है, हेल्थ में कहीं मिसिंग है। हम बहुत मोनोटोनस है, नहीं ये डॉक्टर को छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना, इस थेरेपी को छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना, और मिसिंग है तो मिसिंग ही रहने देते हैं, हम ऐसे ही मर जाते हैं। तो हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, टेल मी। तो आपको समझना है जो मिसिंग मेरे घर में है, फैमिली में है, मेरे डीएनए में है, मुझे कहीं तो उसको रिप्लेस करना है कि नहीं, कहीं तो उसको फुलफिल करना है कि नहीं। आप किसी को मतलब लोअर नहीं गिन रहे हो, किसी को इन्फीरियर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको फुलफिल कर रहे हो, तो ये गिल्ट में कभी मत आना। इज इट क्लियर? आपके जो गुरु है आपको मंत्र सिखा रहे हैं, आपको शक्तियां दे रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें वो सिंबल नहीं सिखा रहे हैं, हीलिंग नहीं सिखा रहे हैं, तो आप यहां पे आए तो क्या आपने गुरुओं का अपमान किया? हाँ, नहीं किया। दिस इज होलिस्टिक अप्रोच। आप वही हीलिंग लेते हो, सीखते हो, और रोज 5-10 मिनट अपनी गुरु की भी हीलिंग करते हो। उनको भी तो कोई हेल्थ इश्यू होंगे, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हैं या और कोई महाराज हैं, उनके भी तो कुछ इश्यूज होते हैं कि नहीं। तो हम क्यों ना उनकी भी हीलिंग करें, उनकी भी साइकिक सर्जरी करें, बिकॉज उनके आशीर्वाद पावर से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें कंप्लीट करें। इज इट राइट? आपके बड़े बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की, लेबर वर्क किया, फिजिकल वर्क किया, आपको मेंटल एजुकेशन दिया। इज इट राइट? अब वो बीमार हैं तो आपको उनको फिजिकली फिट करना है। इज इट राइट? उनको अच्छी दवाइयाँ देनी है, उनको कोई सिंपल एक्सरसाइज सिखानी है, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है। इज इट राइट? तो वो हेल्दी रहेंगे तो आपका भी काम बन जाएगा। सी दिस इज यू हैव टू कंप्लीट द सर्किट इन होलिस्टिक अप्रोच। ये चीज़ ध्यान में रखना। आपने जहाँ जहाँ पे इनकम्प्लीट रखा है ना, उसके लिए आपको री इनकारनेशन होता है, आपका रीबर्थ होता है। तो उससे आपको अगर बचना है तो यही एक पॉसिबल है कि आप होलिस्टिक हीलिंग करो। आपको लगता है मेरा मंगल वीक है, तो मंगल की इतनी हीलिंग करो कि वो भले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में दिखे लेकिन आपके ऑरा में ना दिखे। आपको काल सर्प दोष है, आप उसकी हीलिंग करो, चार्ट में दिखेगा लेकिन आपके ऑरा में नहीं दिखेगा आफ्टर 3 months ऑफ योर हीलिंग होलिस्टिक। इज इट राइट? तो क्यों मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पे भी अटकना नहीं है, नहीं इससे तो इतना ही होता है, इससे आगे कुछ इससे फ़ायदा ही नहीं होता है, ऐसे कभी मत करो। योगा कर रहे हो, योगा के साथ सिंबल्स चैंटिंग करो। मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन के साथ सिंबल चैंटिंग करो। राइट? जैसे आज हमने साउंड थेरेपी की, हमने इंटीग्रेशन किया, ये एक मिसिंग पार्ट था। बिकॉज ये जो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के वजह से वो साउंड हम तक नहीं पहुंच रहा है जो पहुंचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो वेव्स इनकम्प्लीट है कि नहीं। तो हमने आज क्या किया, एक साउंड थेरेपी की, साउंड हीलिंग की, ताकि जो चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँच रही हमने एक आर्टिफिशियली क्रिएट की। सी अंदर वाइब्रेशंस आने चाहिए, वो ओरिजिनल है आर्टिफिशियल है इससे कोई लेना देना नहीं। आप मुझे बताओ, आप लैंडलाइन से बात करोगे या मोबाइल से बात करोगे, सामने वाले को कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी आवाज़ सुनाई दी, आपका मैसेज मिल गया। तो यही होता है कि बॉडी है ना, ये नहीं देखती है कि चीज़ें कहाँ से आई, उसको होलिस्टिक चीज़ें चाहिए, मतलब चाहिए। आपने दवाई ली लेकिन दवाई में पावर नहीं है, सिर्फ केमिकल है, तो कैसे काम चलेगा? आपने एंटीबायोटिक ली लेकिन उसमें पावर नहीं है, सिर्फ वो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है, तो उसी टाइम पे उस एंटीबायोटिक के साथ आपकी हीलिंग भी करनी पड़ेगी, चक्र मेडिटेशन भी करनी होगी। इज इट क्लियर? आपको उस बैक्टीरिया वायरस से फॉरगिवनेस भी करना पड़ेगा, ईएफटी भी करना पड़ेगा, होपोनोपी भी करना पड़ेगा, ताकि वो बैक्टीरिया जो आपके अंदर घुसा है, जो एक कार्मिक अकाउंट के वजह से, बदले के रिवेंज के, तो उसको तो आपको रिलीज करना पड़ेगा कि नहीं। नहीं करोगे, कुछ टाइम के बाद वापस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वापस वायरस आ जाएगा, रिलैप्स होगा, कैंसर। क्यों होता है? क्योंकि आपने होलिस्टिकली उसको टाटा बाय बाय नहीं किया। आपने कुछ 60 डिग्री का उनको ट्रीटमेंट दिया, बाकी की तो रह गई, फिर कुछ 60 डिग्री की, वापस कुछ रह गई, तो कैसे चलने वाला है? तो जो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मुझे बीमारी सिर्फ बॉडी के वजह से नहीं हुई, उस बॉडी में कुछ तो माइंड का भी कंट्रीब्यूशन था, उसमें कुछ सोल का भी कंट्रीब्यूशन था, कुछ मेरे इमोशंस का भी कंट्रीब्यूशन था, कुछ मेरे फैमिली के एंसेस्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन था। ये सारे अलग अलग परसेंटेज थे, लेकिन हमने उसको सिंगुलरली लिया। नहीं, ये तो मुझे लगता है डायबिटीज़ मतलब सिर्फ शुगर का ही है, ये पेनक्रियास का ही है, तो आप उसको माइंड का रोल गिनते ही नहीं हो, इमोशंस के रोल गिनते ही नहीं हो, कार्मिक अकाउंट को तो सोचते भी नहीं हो। तो मुझे बताओ ये कैसे चलने वाली है ट्रीटमेंट आपकी? मैंने जितने भी पंचकर्मा वालों को देखा है वो सिर्फ बॉडी लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं,
मेडिटेशन करवाते नहीं। मैंने जितने मेडिटेशन सेंटर देखता हूँ वो पंचकर्मा करवाते नहीं, और जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन देखता हूँ 98% हीलिंग करवाते ही नहीं है, कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं करवाते, कॉर्ड कट नहीं करवाते, रिग्रेशन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं कैसा है कि इतनी अच्छी सुविधा मिलने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या गुरुओं के पास हमें वापस उस कार्मिक लूप साइकिल में आना पड़ता है, क्योंकि एक पार्ट सोल का अभी भी रह गया है। इज इट राइट? तो जब तक वो चीजें रह जाएगी ना, कैसे चलने वाला है। ओशो इतने विद्वान थे, आप सबको पता है, उन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली, इतनी अच्छे मतलब हमें ज्ञान दिया, विजडम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उनका खुद का सोल कार्मिक क्लियरेंस नहीं था। इसलिए कहीं ना क्रिश्चियनिटी से उनको प्रॉब्लम हो गया, अमेरिकन लोगों से प्रॉब्लम हो गया, जेल में जाना पड़ा, शीला से प्रॉब्लम हो गया, और उनकी 860 करोड़ की फ्रॉड हो गई उनके साथ। तो ये मनी रिग्रेशन अगर वो कर लेते या उनकी कॉर्ड कटिंग कर लेते उन क्रिश्चियनिटी से, जिनके बारे में शायद उन्होंने कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो आज उनके पूना के मेन सेंटर पे ये अमेरिकन लोग टेक ओवर नहीं करते, और उनके जो गले में जो माला वो पहनाते थे उनको वो बिल्कुल अलाउड नहीं करते। आप सोचो, ओशो का ही सेंटर चला रहे और ओशो के ओरिजिनल लोगों को अलाउड नहीं करते, जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेक अ बिजनेस। उन अमेरिकन लोगों को, पूना के लोकल लोगों को भी अलाउड नहीं करते। जब भी वो आई कार्ड देखते कि आप पूना के लोग हो तो उनको कम्यून में लेते ही नहीं है। मतलब मैं बहुत रिसर्च करता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी गुरु की लाइफ में भी होलिस्टिक में कहाँ कुछ मिसिंग था। कुछ तो मिसिंग होगा कि नहीं। बड़े बड़े गुरुओं के ऊपर, मतलब यहाँ पे कोई आरतियाँ चल रही है परमार्थ में, वहाँ पे भी कितने प्रॉपर्टी की केस चल रही है, फॉरेस्ट के अगेंस्ट में केस चल रहा है डिमोलिशन का, तो वो केसेस कंटिन्यूसली चल रहे हैं। इतना अच्छा डिवाइन काम कर रहे हैं, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना उनके साथ। लेकिन कुछ तो पास्ट लाइफ के उनके कार्मिक कोई तांत्रिक अकाउंट रहेंगे जिनके वजह से बेफिजूल के लोग उनके ऊपर केस कर रहे हैं। अच्छा काम तो कोई देखता नहीं, लेकिन बुरी इम्प्रिंट जिनके अंदर रहती है ना, वो रिलैप्स होता है, वो वापस आपकी लाइफ में आता है, और आपको लगता है मैंने इसका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, इतने लाखों लोगों की मैं आरतियाँ करवा रहा हूँ, सबको वाइब्रेशंस अच्छे दे रहा हूँ, लेकिन वो पुराने अकाउंट डिलीट हुए क्या? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं एक सेंटेंस हमेशा कहता हूँ, वेयर लॉजिक एंड्स कर्मा स्टार्ट्स। जहाँ पे भी लॉजिक खत्म होती है, आपको आंसर नहीं मिलते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लो कहीं तो कर्मा है, और उस कर्मा के लिए आपको होलिस्टिक हीलिंग करनी पड़ेगी टू रिवेल द ट्रूथ कि भाई ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप हीलिंग करोगे होलिस्टिकली, माइंड बॉडी सोल के दिमाग में रखते हुए, आपको 100% आंसर मिलेगा। लेकिन अगर एक ही चीज को दिमाग में रखते हुए हीलिंग करोगे ना, तो आंसर नहीं मिलेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो हम रिग्रेशन भी करते हैं तो होलिस्टिकली करते हैं, हम अगर डायनेमिक मेडिटेशन करवाते तो भी होलिस्टिकली करवाते हैं। हम लोग कोई भी प्रोसीजर यहाँ करते हैं तो होलिस्टिकली करते हैं, ताकि जितने अलग अलग परसेंटेज के परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हो माइंड बॉडी सोल लेवल पे, वो सारा जीरो आ जाए। और जब वो पूरा जीरो आएगा तभी आप फ्री हो सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई मैंने बॉडी को हेल्दी कर दिया और कर्मा तो वैसे ही रह गए सोल के, मैंने सोल को फ्री कर दिया लेकिन अभी भी मेरा माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे, तो कैसे चलने वाला है? अभी भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे, गलत लोगों के लिए हेटरेट क्रिएट हो रहा है, रिवेंज क्रिएट हो रहा है। सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, थिंक अबाउट इट। तो हमें सबको सोचना है कि कितना किसका परसेंटेज है, उतना परसेंटेज मुझे उसका डिलीट करना है। इज इट राइट? अब आप देखो, ये जितनी भी फ्लड आई, कुछ तो वाटर का मिसिंग पार्ट था ना यहाँ पे, कार्मिक था कि नहीं तो इतना गांव का गांव कैसे उड़ जाता, इतने घर के घर तबाह कैसे होते, इतने लाखों लोग कैसे मरते। और उनका सेम कार्मिक अकाउंट होगा, क्योंकि उस वक्त सारे लोग जमा हो गए। कुछ लोग 24 साल के बाद सोल मतलब रीयूनियन हुए थे, सबके सब वहीं के वहीं मर गए। तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज आपका जो कॉमन कार्मिक है उसके लिए आपको उस जगह पे जाना पड़ता है क्लियरेंस करने के लिए। चाहे अच्छे काम के लिए भी आप यहाँ मिले हो या बुरे काम के लिए भी आपको कहीं मिलना पड़ता है, एक्सीडेंट में आपको विक्टिमाइज्ड होना पड़ता है। तो जब आप होलिस्टिक करोगे ना, तो आपकी जो कलेक्टिव पैटर्न्स होगी, कॉमन कार्मिक होगी ना, उससे तो फ्री हो जाओगे। तो ऐसी जगह पे कहीं कॉलिंग ही नहीं होगी जहां कुछ आपदा होने वाली है, जहां पे कुछ एक्सीडेंट्स होने वाली है। इज इट राइट? वहां आपकी कॉलिंग ही नहीं होगी। आपको लगेगा अरे मेरी टिकट भी थी, मुझे कल जाना भी था, मैं नहीं जा पाई। आपने देखा वो लेडी थी
जो फ्लाइट पकड़ ही नहीं पाई अहमदाबाद की, वो लेट हो गई ट्रैफिक में, मतलब उसकी कार्मिक क्लियरेंस हो गई। तो दिस इज होलिस्टिक। इससे बड़ा एग्जांपल और क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो एक ही बच गई ना, बिकॉज वो पहुंच ही नहीं पाई। अदरवाइज आप देखो, हम अब्रॉड में कभी भी जाने के लिए कोई फ्लाइट पकड़ते हैं, 3 घंटा पहले पहुंचना होता है, हमें सबको पता है। कोई ऐसे कट टू कट थोड़ी पहुंचता है, इज इट राइट? लेकिन तो भी नहीं पहुंची। मैं इतने साल से अहमदाबाद अप डाउन करता हूं, मैंने कभी आज तक ऐसी ट्रैफिक नहीं देखी अहमदाबाद में। क्या आपका 3 घंटे पहले का फ्लाइट भी कोई जाने के पहले छूट जाए? तो आपको भी इतनी होलिस्टिक हीलिंग करनी पड़ेगी कि ऐसी सिचुएशंस में आप कभी ना पहुंचो, बिकॉज उसको तो कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज वो काल आता है, और काल को तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आप कितना भी बोलो, अरे भगवान के होते हुए केदारनाथ में ऐसे कैसे हुआ, तिरुपति में ऐसे कैसे हादसे हुए, या ऋषिकेश में कैसे हुए, कोई बचा नहीं सकता, बिकॉज काल को तो वही भेजते ना। तभी हम काल भैरव क्यों कहते? समझ में ना? काल भैरव का मतलब अब तांडव है, अब नेचर का तांडव है, अब कार्मिक का तांडव है। उस तांडव को कौन रोकेगा, मुझे बताओ। लेकिन तांडव के पहले होलिस्टिक हीलिंग कर सकते हैं, तांडव के पहले आप अपनी एस्पेक्ट क्लियर कर सकते हो। इज इट राइट? तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि मेरे अंदर सिर्फ बोन्स मसल्स नहीं है, मेरे अंदर कहीं लिक्विड भी है, उस लिक्विड के अंदर इमोशंस भी है, उसके अंदर कहीं एयर एलिमेंट भी है, उसमें कहीं थॉट्स भी है। इज इट राइट? उसमें कहीं फायर भी है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ईगो भी है। मतलब हर एस्पेक्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या है। ऐसा नहीं आपने 2 ml का ब्लड लैब में दे दिया, कोलेस्ट्रॉल चेक किया, शुगर चेक किया, लेकिन अंदर का कार्मिक कौन चेक करेगा? अंदर का फायर कौन चेक करेगा? कितना ईथर मिसिंग है उस ब्लड में, कितना स्पिरिचुअल एक्टिविटी मिसिंग है, ये कौन चेक करेगा? कितना स्पिरिचुअल कर्मा है, ये किसको पता? ब्लड के अंदर कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। ये सिर्फ आपको ही पता लगाना होगा होलिस्टिक हीलिंग करते हुए। तो आज के बाद कभी भी कोई भी हीलिंग करो तो यही सोच के करो कि मुझे इसका 360 व्यू चाहिए, पूरा 360 डिग्री का व्यू चाहिए। मैं उसको किसी भी एक एस्पेक्ट से नहीं क्लियर करने वाला। मुझे जो भी छोटा भी है, मतलब एक मच्छर ने भी काटा, उस मच्छर का भी मुझे होलिस्टिक अप्रोच करना है, होलिस्टिक हीलिंग करनी है। फिजिकल लेवल पे उसने ब्लड लिया, लिक्विड लेवल पे, इज इट राइट? उसने कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी को डाउन किया, फायर लेवल पे, राइट? कहीं ना कहीं आपका ब्रेथ पैटर्न टूटा एयर एलिमेंट पे, इज इट राइट? कहीं ना कहीं आपकी उस वजह से मतलब एक डिस्टर्बेंस हुई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, तो वो भी एक ईथर एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया। तो अगर हम उस मच्छर को पूरी तरह से होलिस्टिक हीलिंग करेंगे, मुझे नहीं लगता ये कभी बदला लेने के लिए वापस कभी आएगा, राइट? कभी तो हमने स्लॉटरिंग की होगी, कभी तो हमने तांत्रिक प्रोसीजर की होगी, कभी तो बलियां चढ़ाई होगी, इज राइट? तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि बस मैंने अपनी हीलिंग कर दी तो मैं कर्मा से फ्री हो गया। नहीं, उस एनिमल को भी विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसके इमोशंस, भाव को भी विजुअलाइज करने पड़ेंगे कि वो अपने फैमिली से दूर हो गया, उसका जब गला कटा होगा तो कितना तड़पा होगा, उसके 5 सेंसेस कितने बिगड़े होंगे, उसका ऑडिटरी में से कितना चीख निकला होगा, उसका वोकेबल कैसा हुआ रहेगा, उसकी टोनैलिटी कितनी मतलब दर्दनाक हुई होगी। तो मतलब सोचो कि कितनी चीज़ें एक इंसान के साथ या जानवर के साथ जुड़ी रहती है, राइट? इसलिए जैनिज्म में कहते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है ना, तो अंडरग्राउंड चीज़ों नहीं खाना, क्योंकि आप कोई भी रूट्स को उखाड़ते हो ना, तो इसका मतलब पूरे प्लांट्स को मार देते हो। चाहे वो जिंजर है, पोटैटो है, बीट रूट है ना, कैरेट है, कुछ भी है, मतलब वो ऐसा नहीं आप उसको पूरी लाइफ से उखाड़ देते हो। एक ऊपर फल है, उसको तोड़ा तो पेड़ मरता है, हाँ? तो इसलिए जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो महावीर ने होलिस्टिकली डेवलप किया था। उन्होंने कहा बारिश में चलना नहीं, जीव जंतु बहुत होते हैं, तो एक ही जगह पे साधु संत रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो हम नहाने के लिए पानी यूज़ करते हैं उसमें भी जीव जंतु होते हैं, तो जैन के साधु नहाते भी नहीं है, स्पॉन्जिंग करते जो हम हॉस्पिटल्स में करते हैं। इज इट क्लियर? उन्हें पता है कि हवा में जीव जंतु होते हैं, तो कहीं पे भी बैठने के पहले ना वो ऑरा क्लीन करके बैठते हैं। इज इट राइट? उन्हें लगता है ये पंखे से मर सकते हैं, ये लाइट से मर सकते हैं, ये माइक से मर सकते हैं, ये साउंड से मर सकते हैं, तो साउंड यूज़ नहीं करते, माइक यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते, पंखा यूज़ नहीं करते। आप सोचो ये कितना होलिस्टिक अप्रोच होगा उनका। मतलब उनकी इंट्यूशन पावर कितनी इंटेंस होगी कि उस टाइम पे कोई
टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई इन्वेस्टिगेशन टूल्स नहीं थे, लेकिन साइकिक एबिलिटी से उन्होंने हर चीज को समझ लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी समझ लिया, जो आज साइंस समझने की कोशिश कर रहा है। आज हम बिस्लरी पानी पी रहे हैं इतने सालों के बाद। 30 साल पहले तो कोई नहीं पीता था, सीधे नल पे मुंह लगा के पीते थे। इज इट क्लियर? तो आप सोचो कि ये चीजें समझने जैसी है कि जो चीजें होती है इसके पीछे एक होलिस्टिक रीजन होता है। कि फीमेल्स को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मंदिर में नहीं जाने देते, उसका भी होलिस्टिक रीजन होता है कि ऑरा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हो सकता है वो मूर्ति पॉल्यूट हो जाए, हो सकता है लोग जो आसपास हो जो दर्शन करने के लिए आए वो पॉल्यूट हो जाए। तो प्रेगनेंसी में भी कई रेस्ट्रिक्शंस है, कई आफ्टर डिलीवरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कई पुरुष शमशान में जाने के बाद जब घर पे आते तो कहते हैं नहाना पड़ता है। इज इट राइट? तो वो भी एक होलिस्टिक रीजन है। मतलब आप अंधविश्वास नहीं कहेंगे, इट्स अ साइंस बिहाइंड इट। आप नहीं जानते हो, दैट्स अ सेकेंडरी। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। इज इट राइट? तो आज के बाद कोई भी चीज जो रीति रिवाज धर्म जो भी बनाए हैं ना, उसका होलिस्टिक एंगल से सोचो कि ये क्यों बना है। अगर आप हवन करते हो और आप हवन करते हुए सोचते हो स्वाहा मेरा कर्म जल गया, लेकिन उस टाइम पे जब इंसेक्ट्स मरते हैं प्लीज उनसे फॉरगिवनेस सीख करो, अदरवाइज इट्स नॉट एन होलिस्टिक हीलिंग। इज इट राइट? हम अपने स्वार्थ के लिए कोई भी क्रिया करेंगे, उस क्रिया में जो लोगों की हानि होगी उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि नहीं आपको? क्योंकि आपने अग्नि जलाई है ना, आपने हवन किया, तो कितने इंसेक्ट्स मरेंगे कि नहीं? तो आपको उनसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। अनाज भी डालते हो, कुछ लोग अनाज डालते कि नहीं? मैंने देखा था एक बार टन के टन्स मतलब ड्राई फ्रूट्स डाले थे कृष्ण नगरी में, जहाँ पे चेन्नई और बैंगलोर के बीच में था। तो वहाँ पे तिरुपति के साधु आए, 108 मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और मुझे लाइव ऑरा के लिए बुलाया था क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहे थे। तो मुझसे तो देखा ही नहीं गया। मैंने पहले ही दिन गया, मैंने कहा ये कैमरा मेरा ले लो, आप फोटो निकालने के मुझे बाद में फोटो भेजना, मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने कम से कम 100 टन ड्राई फ्रूट्स मंगाए और उसका हवन यज्ञ किया और 108 मूर्ति की पद्मावती की प्राण प्रतिष्ठा की। सी, पावर जनरेट करना एक अलग बात है, प्राण प्रतिष्ठा करना अलग बात है, लेकिन यही ड्राई फ्रूट्स गरीबों के पेट में जाते तो किसने कहा मूर्तियां बनाना? कौन उस जंगल में जाके वहां दर्शन करने वाला है? लेकिन कितने लोग जो भूखे पेट मर रहे हैं उनको तो आप दे सकते थे कि नहीं? सी, ये होता है कि जब आदमी ना एक ही एंगल से सोचता है कि ये मूर्ति की स्थापना करने से फायदा होगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि कितने ड्राई फ्रूट्स की बलियां क्यों चढ़ाएं, क्यों इतना फायर क्रिएट करें। राइट? ये 6.5 लाख जंगल तोड़े तब बाढ़ आई कि नहीं? तब तोड़ते वक्त तो नहीं सोचा। नदी का वो बहा चेंज कर दिया तब तो नहीं सोचा। सोचे बस गांव बस रहा है ना, लेकिन गांव उसी से उजड़ेगा। इट्स अ क्वांटम थियरी। जिस चीज से आप अपनी सुविधा क्रिएट कर रहे हो वही चीज आपको विनाश करेगी। नाउ थिंक अबाउट इट। जो चीजें आप प्राप्ति करने के लिए सोच रहे हो वही चीजें जाते वक्त आपको नुकसान करके जाएगी। तो जो भी चीज आप हासिल करते हो आप शून्य में होके हासिल करो, ग्राउंडिंग करो, उसको दान करने का एक इंटेंशन रखो कि ये मैंने हासिल किया है, मुझे मरने से पहले ना इसको डोनेट करना है, या जब भी मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कपड़ों का, बर्तन का, अनाज का, मुझे उसको डोनेट करना है जितना हो सके जल्दी। डोंट कीप एनीथिंग इन एक्स्ट्रा, दैट इज एन होलिस्टिक अप्रोच। इज इट राइट? जो भी चीजें अनवांटेडली अपने पास रखोगे वही चीज आपकी विनाशकारी होगी करके। नहीं तो ये पांडव क्यों जाते फॉरगिवनेस करने के लिए? ज्योतिर्लिंग पे क्यों जाते मुझे बताओ? कृष्ण भगवान के प्रेजेंस में ही तो युद्ध किया था कि नहीं कुरुक्षेत्र में, लेकिन वो खुद भी चले कि नहीं चलो हम सब जगह माफी मांगते। सी हाउ द क्लोजर वॉज कंप्लीट। दैट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। क्लोजर शुड बी कंप्लीटेड। कोई भी चीज को आप खुली छोड़ नहीं सकते हो, अधूरा छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये जब बैक फायर करेगा तो किसके ऊपर आएगा? हाँ, आपके ऊपर ही आएगा कि नहीं? कोई भी सर्जन आपकी अच्छी सर्जरी कर रहा है और उसने क्लोजर टांके अच्छे से नहीं दिए और टांके खुले रह गए तो क्या होगा? क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं? उसी सर्जन के पास जाना पड़ेगा क्लोजर करने के लिए कि भाई तुमने टांके नहीं लगाए और ये देखो खुला रह गया, अब पस हो रहा है, अब इसमें से खून निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो उसी सर्जन से। तो कुदरत आपको ऐसी होलिस्टिक रिट्रीट में मौका दे रहा है क्लोजर करने का। तो जितने दिन यहाँ पे हो और यहाँ से जब आप घर पे वापस जाओगे,
एक ही इंटेंशन रखना, मुझे स्टार्टिंग से एंड तक का क्लोजर कंप्लीट करना है, मुझे एक्सपीरियंस भी लेना है और मुझे क्लोजर भी करना है, मुझे उस चीज़ का पूरा अनुभव लेना है जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ या आई हूँ, और मुझे कोई सप्रेस नहीं करना है, कोई मुझे बाईपास भी नहीं करना है, लेकिन अनुभव करने के बाद मुझे उसको रिलीज करना है, उसको दान करना है और उसको क्लोजर करके मुझे शून्य करना है। इज इट राइट? हम लंच लेने के बाद जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं डिनर के टाइम पे तुरंत वो यूज़ नहीं करते, हम उसको धो के रख देते कि नहीं? इज इट राइट? और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि वो जैसे जाती है ना वैसे ही वापस आती है, क्लियरेंस ऊपर नहीं होती। होती है? मुझे बताओ, कभी सुना है कि भगवान के पास जाने के बाद आपका कार्मिक क्लियर होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान शून्य में है, भगवान सिर्फ लाइट है। अब देखो साइंस समझ लो, लाइट ऊपर है, मड नीचे है, मिट्टी नीचे है, राइट? लाइट जब मिट्टी पे गिरती है ना तो मिट्टी की क्वालिटी पता चलती है कि मिट्टी कैसी है। इज इट राइट? हम मिट्टी से बने हैं, लाइट सिंबल्स जब अंदर लेंगे ना हमें अपनी अंदर की क्वालिटी समझ में आएगी कि हमारा नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, स्वभाव कैसा है, क्योंकि ये मिट्टी है कि नहीं? इज इट राइट? हमारा ब्लड कैसा है, इसमें थिकनेस है, थिन ब्लड है, हमारा प्लेटलेट्स कैसा है, डब्ल्यूबीसी कैसा है, आरबीसी कैसा है, ये लाइट गिरती है ना माइक्रोस्कोप की तब जाके आपका काउंटिंग होता है कि नहीं? इज इट राइट? तो यही सिंबल्स आप जब डालते जाओगे ना आपको समझ में आएगा मेरा मिसिंग क्या है, मेरा एक्सेस क्या है, मेरा लोअर क्या है, और जब आप बैलेंस में आ जाओगे आप एग्जिट हो जाओगे। अब समझ में आ रहा है? जब आप होलिस्टिक करोगे तो वननेस के लायक हो जाओगे, और जब वननेस की रिट्रीट करोगे तो नथिंगनेस में आ जाओगे, और नथिंगनेस के बाद ही एनलाइटनमेंट होगा। एनलाइटनमेंट टिक गए तो निर्वाणा मिलेगा। ये सीक्वेंस आज समझ लो, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है आपको कि नहीं आप बेसिक से डायरेक्ट वननेस में जाओगे या कुछ नहीं करके वननेस में जाओगे या डायरेक्ट एनलाइटनमेंट में आओगे। अनफॉर्चुनेटली इसको कहीं ढंग से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था, चाहे महावीर हो या बुद्धा हो, बस लोगों को लगा कि बस आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, बट देयर इज अ पाथ, देयर आर स्टेप्स, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। वो मॉड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप जंप नहीं कर सकते हो। कर सकते हो? एक स्कूल का बच्चा डायरेक्ट एमबीए के क्लास में बैठ सकता है? मुझे बताओ, हाँ क्यों नहीं बैठ सकता है? कितना भी इंटेलिजेंट हो आप नहीं बिठा सकते हो। इस रीज़न है ना, उसको अपने अपने एज में, अपने अपने अपब्रिंग में ज्ञान लेना पड़ता है, उसको एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, उसको पास होना पड़ता है, तब जाके वो नेक्स्ट क्लास में जाता है। उसकी टीचर ने एमबीए नहीं किया होगा लेकिन वो एलिजिबल है उसका एग्जामिनेशन करने का। तो आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो मुझे परेशान कर रहा है वो खुद कितना पापी है, वो खुद तो एनलाइटन नहीं है और मुझे परेशान कर रहा है, खुद तो मोक्ष में नहीं गया और मुझे क्या मोक्ष में लेके जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। आपको नहीं पता कुदरत ने किसको फिक्स किया है आपको अपलिफ्ट करने के लिए। यू हैव टू एक्सेप्ट एवरी पर्सन एज इट इज इट राइट? अगर कोई गरीब भिखारी कह रहा है कि तुम 1 पैसा दोगे तुम 10 लाख तुम्हें मिलेंगे, आप गरीब को नहीं बोलोगे पहले तू 10 लाख कमा ले फिर तू मुझे ये आशीर्वाद दे। हो सकता है उससे उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास आशीर्वाद वो है जो शायद आपके पास नहीं है। दिस इज होलिस्टिक अप्रोच। इज इट क्लियर? मतलब आप सोचो हम भगवान के पास कुछ मांग रहे हैं और बाहर आके कोई हमसे मांग रहा है, तो भगवान कहता है तुम कितना उसको दोगे उतना ही मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे पास 10 रुपया है, वो 1 रुपया मांग रहा है। भगवान अबेंडेंस में है, तुम 1 लाख मांग रहे हो, 10 लाख मांग रहे हो, तो देगा कब? जब तुमने कुछ दिया तो तुमको मिलेगा कि नहीं? इज इट राइट? लेकिन देते वक्त भाव कौन सा होना चाहिए? चलो भगवान ने मुझे माध्यम बनाया तुम्हें देने के लिए, मैं तुम्हें नहीं दे रहा। अगेन दिस इज एन होलिस्टिक अप्रोच। जब मैं का पार्ट आता है कि मैंने इसको 1 रुपया दिया, मैंने दान किया, मैंने धर्म किया, मैंने डोनेट किया, तो डूअरशिप आ गया। और डूअरशिप आया, इट्स नॉट एन होलिस्टिक अप्रोच। मैंने आपको बोला कोई भी चीज बर्ड व्यू से करना है, टॉप लेवल से करना है, यू आर नॉट द डूअर। इज इट राइट? वो आई फैक्टर निकालें तो ऊपर वाला सब आपके थ्रू करेगा, और आई फैक्टर आया तो भगवान बोलेगा भाई तुम बहुत इंटेलेक्ट हो ना, बहुत शाणे बन रहे हो ना, तुम ही काम करो, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे बिहाफ पे। लेकिन जब आप शून्य हो जाओगे तो डेफिनेटली वो आपके थ्रू काम करेगा। और शून्य होने के लिए आपको ये होलनेस की रिट्रीट में हीलिंग्स इंटेंसली करनी पड़ेगी, है ना? मतलब माइंड बॉडी सोल को
सभी तरह से शून्य कर देना है। फिर देखो फिर वो कैसे काम करते हैं। जितनी स्पेस अपनी बॉडी में क्रिएट करोगे इतनी ही कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाएगी। जितने फियर को हील करोगे, जितने एंगर को हील करोगे, इतनी स्पेस क्रिएट होगी कि नहीं, इतनी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्रिएट होगी, इतनी प्योरिटी अंदर क्रिएट होगी, इतनी लाइट अंदर जा पाएगी, और इतनी ही अंदर आपको विजडम आएगी। और जितना अंदर सख्त भरा होगा ज्ञान जाएगा। हाँ, आप जाओ जेल में, किसी भी कैदी को अच्छी अच्छी बातें बोलो, वो डाइजेस्ट कर पाएगा? स्पेस ही क्रिएट नहीं किया, माइंड खुला ही नहीं है, बंद पड़ा है उसका दिमाग। अब क्या ज्ञान की बात कर रहे हो? इज इट राइट? वो बंदा बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसको तो अभी मतलब अपने करप्टेड माइंड के बारे में नहीं पता, उसको गलत इमोशंस के बारे में नहीं पता, सोल की बात तो दूर की बात है। हाँ, नहीं, मैं क्या करता हूं ना, मैं बातें भले थोड़ी 10-15 मिनट की करता हूं, मुझे पता है ज़्यादा वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मेन मैं उनकी अट्यूनमेंट करता हूं, जो अभी आपकी की, और मैं सिंबल्स की इंस्टॉलेशन करता हूं कि आज नहीं तो 10 साल बाद या 10 जन्म बाद तुम्हें एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में आना है, क्योंकि तभी तो समझ है ही नहीं। तो वो लोग, जब मैं दोबारा जाता हूं तो मुझे जेलर कहता है कि तुम्हारे पिछली बार सिखाने के बाद अब ये थोड़े अच्छे हो गए, थोड़े मतलब सिंसियर हो गए, डिसिप्लिन में आ गए हैं, अब इनके जो फ्री टाइम पे रिश्तेदार आते हैं उनसे भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो मतलब बस इतना बदलाव भी आया तो भी बड़ी बात है। मैं नहीं सोचता कि भाई ये लोग बाहर आके कोई ऐसे आश्रम में आके रहे या कोई बड़ी सेवा करे, बस डिजिटल इंप्रूवमेंट भी आया ना तो मेरे लिए वो होलिस्टिक अप्रोच हो गया। इज इट राइट? मैं उनको जंप करवाता हूँ, जॉगिंग करवाता हूँ, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करते करते सिंबल्स चैंटिंग करवाता हूँ, तो उन्हें पता ही नहीं चलता इससे क्या हो रहा है। लेकिन कैसे साइलेंटली चेंजेस आएंगे ना, ये वो एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे, इतनी समझ थोड़ी है किसी में। राइट? आपको भी अगर कोई सलाइन चढ़ाएगा, आपको थोड़ी समझ में आता है कि मेरा आरएल जा रहा है कि डीएनएस जा रहा है कि कौन सा सलाइन मेरे अंदर जा रहा है। आपको लगता है डॉक्टर कुछ तो भी मेरे को सलाइन दिया तो कुछ तो है। हमें थोड़ी डॉक्टर की नॉलेज है, लेकिन जा तो रहा है ना सलाइन अंदर, इंजेक्शंस तो जा रहे हैं, विटामिन तो जा रहे हैं कि नहीं। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें उसको अप्रोच करना है और कुछ नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ पेड़ को पानी भी दिया, पेड़ को सिंबल भी डालो, पेड़ के साथ मंत्र चैंटिंग भी करो, तो पेड़ को एक पावर भी मिलेगा मंत्र का, और आपके भाव भी मिलेंगे, और प्लस सिंबल्स जाएंगे तो ग्रोथ और अच्छा होगा। इज इट राइट? तो कोई भी चीज, गंगा में डुबकी मारते वक्त ऐसे नहीं कि सिर्फ एफर्मेशन देना है कि हे गंगा माँ मेरे पाप धोल दो, तो ये तो सिंगुलर हुआ। उस टाइम पे सिंबल्स भी डालो, उस टाइम पे थोड़ी ब्रेथ मेडिटेशन भी करो। इज इट राइट? उस टाइम पे कुछ संकल्प भी करो कि आज मैंने सारे अपने नकारात्मक को परिवर्तन किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया, निकाला नहीं है, परिवर्तन करके मैं बाहर आ रहा हूं। अदरवाइज डिजास्टर क्रिएट होगा। जो लोग ऐसे कचरे कुंभ में छोड़ के गए, चाहे वो प्रयागराज था या बनारस थे, कुंभ में आए ना नहाने के लिए, सब गंदा छोड़ के गए, तो यही तो डिजास्टर हुआ, तभी तो फ्लड आया। और यही पैसे वहां पे लूटे किसी ने, बाइक वाले ने, ऑटो वाले ने, सब्जी वाले ने, फूल वाले ने, ये सब मंदिर वाले ने, सबने लूटे। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ वहां पे? हाँ, जो आए हो, और जो वहां पे लोकल पर्सन थे उनके घर विनाश हो गए, उनके दुकान डूब गए, क्योंकि करना नहीं था ना। हम पाप धोने के लिए आए थे और वो अपने पाप क्रिएट कर रहे हैं, वो कर्म क्रिएट कर रहे हैं। हम क्लियरेंस करने के लिए गए थे, लेकिन जो गए थे उन्हें भी नहीं पता क्लियर कैसे करना। उन्हें लगा भाई इधर से थाली ले लें, फूल ले लें, नारियल ले लें, पाप धुल जाएगा, नहा लें, है ना, कहीं पे वीआईपी पास ले ले, कहीं पे कहीं पैसे दे के डुबकी मार ले। हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? वेयर इज द सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस? वेयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस? वेयर इज द स्पिरिचुअल प्रोसेस? कर्मकांड तो पुजारी भी नहीं ढंग से कर रहा है, आप तो कर्मकांड तो ऐसे भी नहीं कर सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हो। उसके लिए आपको पुजारी नहीं बनना है, सोल प्रीस्ट बनना है। तो ये होलिस्टिक आपको सोल प्रीस्ट बनाता है। आप पंडित बन गए हो, आप लाइट वर्कर बन गए हो, उससे अच्छा मतलब गिफ्ट गॉड का क्या हो सकता है आपके लिए? मुझे बताओ, हो सकता है? आज लाखों लोग हैं ऋषिकेश में और आप इतने 100 लोग हैं, तो आप लकी हो कि नहीं? और आप लोकल हैं भी नहीं, आप तो दूर दूर से आए हो। तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान भी कैसे चुनता है कि आप होलनेस से निकल गए, आप वन से निकल गए, अब आप होलिस्टिक में आ गए, मतलब आप 3rd लेवल पे तो आए कि नहीं? नेक्स्ट टाइम वननेस में आओगे, 4th लेवल पे आओगे,
इज राइट। फिर शून्य में आ जाओगे, बस आपकी एनलाइटनमेंट तो वैसे भी शुरू हो चुकी है। जो जो पार्ट पे आप लाइट डाल रहे हो और अपने कार्मिक डिसॉल्व कर रहे हो, वो पार्ट आपका एनलाइटन हुआ कि नहीं? आपका एंगर हमेशा के लिए डिसॉल्व हो गया, तो एनलाइटनमेंट किसका मिला? एंगर का। फियर निकल गया, तो फियर का एनलाइटनमेंट मिल गया। ईगो निकल गया, ईगो का एनलाइटनमेंट हो गया। पूरा एनलाइटनमेंट किसी का नहीं होता है भाई, यहां डिजिटल एनलाइटनमेंट होता है, सूक्ष्म है, सेल का है, नेचर का है, स्वभाव का है, थॉट का है, एक्शन का है, उसका एनलाइटनमेंट होता है। इट्स अ स्टेट ऑफ द माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ द सिचुएशन, कि कोई भी सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका बार बार कमरा चेंज हुआ, हॉल चेंज किया, नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया, इसके लिए एनलाइटन हो गए आप। आपने रेजिस्ट नहीं किया, आपने ऑपोजिशन नहीं किया, तो आप एनलाइटन नहीं हुए। मेरा कल से मैं पूछ रहा हूँ, मेरा कमरा किधर है, मिला ही नहीं मुझे, तो यहाँ कहीं पे मुझे आश्रम में रख दिया, अकेला रह रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे तो 2000 रिट्रीट हो चुके हैं, आपके तो 2-4 हुए होंगे, तो 2000 की रिट्रीट के बाद भी आज तक मुझे कभी परमानेंट रूम मिलता ही नहीं है। मेरे रूम में कभी खाना आता है, कभी नहीं आता है, तो मैं ऐसे ही सो जाता हूँ कि जाने दो, आज शायद सब बिजी हैं, टीम मेंबर कोई खाना नहीं लेके आया, तो ऐसे सो जाता हूँ। समझ में आ रहा है? घर पे जाने के बाद भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता, घर के कुछ अपने काम रहते हैं, फैमिली का अपना कुछ काम रहता है, तो मुझे लगता है शायद ये भी मेरे नसीब में नहीं है, तो मैं वैसे ही दूसरी रिट्रीट के लिए निकल पड़ता हूँ। सी दिस इज द एक्सेप्टेंस। तो मैं सोचता हूँ मेरी भी कितनी टेस्टिंग हो रही है, मेरी भी तो परीक्षा होगी कि नहीं। इफ आई वॉन्ट एनलाइटनमेंट परमानेंट, इफ आई वॉन्ट निर्वाणा, तो मेरी भी तो आपके जैसी परीक्षा होगी कि नहीं। मैं भी तो ह्यूमन बॉडी में हूँ कि नहीं, मैं भी तो लेमैन हूँ कि नहीं। इज इट राइट? तो प्लीज एक्सेप्ट करो। और मैं होलिस्टिकली करता हूँ कि कहीं मुझे बॉडी का प्रेजेंस कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कहीं पे मुझे ऐसे टॉक देके मुझे लाइव फेसबुक पे डालना पड़ता है, यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है, कहीं पे मुझे डिस्टेंस हीलिंग करनी है, डिस्टेंस एट्यूनमेंट करनी है। मतलब मैं सब टाइप के एलिमेंट्स को यूज़ करता हूँ उसको क्लियर करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह पे बैठूंगा, जिसको आना है मेरे पास आए, मैं कहीं जाने नहीं वाला। ऐसा मैं कभी बोलता हूँ? कभी नहीं बोलता हूँ। मतलब कोई मुझे कहता है भाई अभी आपको क्या ज़रूरत है, अभी आपका नाम इतना हो गया, मतलब नाम कितना भी हो गया, होलिस्टिक अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इज इट राइट? सो अंडरस्टैंड, आपकी जो परिस्थिति जो आपके सामने क्रिएट हुई है ना, वो आपकी टेस्टिंग है। आपको कोई टॉर्चरिंग नहीं है, आपकी कोई सफरिंग नहीं है, आपका कोई स्ट्रगल पार्ट नहीं है। ये मत सोचो मुझे देखना है ये स्ट्रगल क्यों है, ये मेरे क्या कर्म है जिसकी वजह से मुझे ये है। मतलब बच्चा सोचेगा साल भर तो मुझे टीचर ने अच्छा ट्रीट किया, साल के एंड में क्या मेरी परीक्षा ले रहा है, ऐसे मैंने टीचर के साथ क्या कर्म किए। इट्स पार्ट ऑफ द एजुकेशन। टीचर टॉर्चर कर रही है क्या? एग्जाम ही तो ले रही है, टीचर को आपसे क्या बदला लेना है। तो इस दुनिया में 99% ना कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, कोई परेशान नहीं कर रहा है। बस इसका एक मॉड्यूल है, इसका एक सिस्टम है कि आपको आपकी परीक्षा देनी पड़ रही है। आप ही अपने अंदर की स्पिरिट्स को बाहर निकालते हो और वो स्पिरिट्स आपके ऑरा में आके आपको परेशान कर रहे हैं, और वो स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे हो तो आप किसी इंसान को ब्लेम करते हो कि ये मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है। कोई नहीं कर रहा भाई, कोई कौन वेला बैठा है, खुद इंसान खुद की लाइफ में उलझा पड़ा है, आपको कौन परेशान करेगा। लेकिन जब आप अपनी इनविजिबल एनर्जीज को देखोगे, एंटिटीज को देखोगे, अनहील पार्ट को देखोगे, स्पिरिट्स को अपने अंदर देखोगे ना, तो बाहर की स्पिरिट्स के साथ उलझोगे भी नहीं, बाहर के लोगों के साथ उलझोगे भी नहीं। इट इज माई रिफ्लेक्शन, इट इज माई मिरर इमेज। नाउ इट इज क्लियर। सही डॉक्टर मिलना, सही ज्योतिष मिलना ना मिलना, इट इज ऑल योर इंटरनल। अच्छा कमरा मिलना, अच्छी सुविधा मिलना, अच्छा फूड मिलना ना मिलना, इट्स ऑल योर अकाउंट। तो उसको मैं कार्मिक नहीं कहूँगा, इट इज़ योर टेस्टिंग पीरियड। इज इट राइट? कार्मिक वो होता है कि जहाँ हमने गलत किया है और हमें उसका रीपे करना पड़ता है, दैट इज अ कार्मिक। बट जहाँ पे आपने एक्शन नहीं लिया, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला तुमने एक्शन ही नहीं लिया इसलिए तुम्हें युद्ध करने, तो उसका कोई कार्मिक नहीं है, एक्शन नहीं लिया। इज इट राइट? तुमने कोई अधर्म नहीं किया है, लेकिन तुमने धर्म के लिए एक्शन नहीं लिया। देखो ये दो चीज अलग है कि नहीं। एक इंसान अधर्म से लड़ रहा है और एक इंसान अपने धर्म को आगे प्रस्तुत कर रहा है। तो जो धर्म को प्रस्तुत कर रहा है वो कोई कार्मिक नहीं हुआ, वो किसी के साथ कर्म नहीं बांधे, बस उसने एक्शन नहीं लिया। तुम्हें कोई एक पावर मिला और तुमने उसका पावर का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये क्या कार्मिक हुआ क्या? मुझे बताओ। ये तो आपका फ्री विल है कि नहीं। अब जो भी पहले यहाँ रिट्रीट में आ चुके थे, उन्होंने हीलिंग छोड़ दी, तो ये उनका फ्री विल चॉइस था कि नहीं?
लायक तो थे, तभी तो भगवान ने यहाँ तक पहुंचाया, तभी तो वो लोग हीलिंग सीखे, सिंबल सीखे, शक्तिपात लिया, लेकिन प्रैक्टिस ही छोड़ दी। अब कुछ लोग हमारे रिश्तेदार आते हैं हमारे साथ, यहाँ तक आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो अंदर से रेजिस्टेंस किसका है? हम थोड़ी बोलेंगे भगवान ने इनको रोका है, इन्होंने क्या कर्म किए, क्या पाप किए कि वो अंदर तक नहीं आए, बाहर से बाहर चले गए। इट वॉज देयर फ्री विल चॉइस। इज इट राइट? पैसे तो हम कितने खर्च करते हैं, लेकिन रिट्रीट में आना ये एक फ्री विल चॉइस होता है कि नहीं? हम बोलते नहीं वैष्णो देवी माँ बुला नहीं रहे, अरे उनको पता है कि आप आने वाले थे, आपकी टिकट कैंसिल कर दी, आपकी फ्लाइट कैंसिल कर दी। ऐसे थोड़ी कोई माँ करने वाली है, मुझे बुलावा आएगा तब मैं जाऊंगा। अरे उनके पास आपने नंबर दिया था क्या? साईं को नंबर दिया क्या? माँ को नंबर दिया? मतलब कैसी बातें करते हैं लोग, अपने अंदर के रेजिस्टेंस को नहीं देखते, कुछ भी ब्लेम करते रहते। नहीं यार मुझे बुलावा नहीं है, वो रोक रहे हैं, वो टोक रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। कोई दुनिया में कुछ नहीं कर रहा है। मुझे 26 साल हुए, आज तक एक रिट्रीट में भी किसी ने मुझे ब्लॉक नहीं किया, किसी ने रुकाया नहीं है कि नहीं, किसी ने रेजिस्ट नहीं किया ना। तो आपको नहीं लगता होगा कि मेरी भी बहुत विपरीत परिस्थिति हुई रहेगी मेरी लाइफ में, लेकिन मैं नॉन स्टॉप आ रहा हूं बिकॉज मुझे पता है ये मेरा फ्री विल चॉइस है, और ये चॉइस कोई मेरे से ले नहीं सकता, ये कुदरत ने मुझे दिया है। तो स्पिरिचुअलिटी इज योर फ्री विल चॉइस, उसके लिए कोई कर्मा बीच में कभी आ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? युद्ध के बाद भी ये सारे पांडव गए ज्योतिर्लिंग पे, ये इनका फ्री विल चॉइस था कि नहीं? एंड हु कैन स्टॉप देम? कोई भी दुर्योधन या दुशासन की आत्मा जो मर गई थी वो थोड़ी उनको स्टॉप करेगी कि तुमने मुझे मारा है, मैं तुम्हें रोकूंगा कि तुम कैसे ज्योतिर्लिंग पे जाके फॉरगिवनेस करते हो, मेरे से फॉरगिवनेस करो। ऐसे थोड़ी किसने बोला? दे वर अलाउड टू डू एनीथिंग। इज इट राइट? मतलब अगर बुरी चीजें भी इंसान कर सकता है तो वो भी तो फ्री विल है कि नहीं? कोई टेररिस्ट अटैक कर सकता है, वो भी इसका फ्री विल है कि नहीं? इज इट राइट? तो आप समझो, जब बुरी चीजें भी खुद ब खुद होती है तो अच्छी चीजें भी खुद ब खुद हो सकती है, आप उसको होने देना। एग्जिस्टेंस अलाउज एवरीथिंग। इज इट क्लियर? बट यू हैव टू मेक इट डन। मतलब आप उसमें डूअरशिप नहीं आना चाहिए, लेकिन उसको होने देना है, बस इतना ध्यान रखना है। होने दिया और उसमें डूअरशिप आ गया तो होना भी बेकार है। दान किया और नाम आ गया तो दान भी बेकार है। हीलिंग किया और क्रेडिट ली तो हीलिंग भी बेकार है। नाउ इट इज क्लियर? तो होलिस्टिक अप्रोच एक्चुअली टोटली डिफरेंट माइंडसेट है जो हमने आज तक नहीं समझा था। हमने सोचा बस यहाँ पे योगा ही करना है जब फिजिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर डिप्रेशन में तो मेडिटेशन ही करना है, यहाँ पे सोल का कर्मा है तो हीलिंग ही करनी है। इट इज नॉट दैट वे। यू हैव टू यूज एवरीथिंग एट द सेम टाइम, दैट इज 360 डिग्री। आई होप आप समझ रहे हैं। इसलिए पहली बार हमने ये होलिस्टिक रिट्रीट यहाँ पे की है, एंड यू पीपल आर लकी बिकॉज हमें इस जगह से स्टार्ट करना था कि ये मिसिंग था। हमारा साई करुणा मिशन में खुद का मिसिंग पार्ट था। थ्योरी में थी होलिस्टिक, प्रैक्टिकली नहीं थी यहाँ पे। बट आई होप सो। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच। आई होप अच्छा लगा, एंजॉयड टुडे सेशन। प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।